आपको भोपाल में हुई गैस त्रासदी तो याद ही होगी, जिस त्रासदी में एक गैस रिसाव की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब कुछ इसी तरह की घटना हमें लुधियाना में भी देखने को मिली है, जिसमें कई लोगों को, तकरीबन 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसमें से 3 माइनर लोग भी शामिल हैं और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी किए गए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो गैस रिसाव हुआ है, इसके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम लुधियाना में जो गैस रिसाव हुआ है, जो गैस लीक हुआ है, उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, उसके कारणों पर बात करेंगे। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं, उन पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे आपदा प्रबंधन जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना का बैकग्राउंड क्या है, इस घटना के कारण क्या हैं। तो मुख्य तौर पर लुधियाना में हमें जो गैस रिसाव देखने को मिला है, ये रिसाव मुख्य तौर पर गयासपुर क्षेत्र में हुआ है। अब लुधियाना का ये जो गयासपुर क्षेत्र है, ये क्षेत्र मुख्य तौर पर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी आबादी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़े के बहुत सारे कारखाने देखने को मिलते हैं। तो यूपी, बिहार और इस तरह के जो तमाम राज्य हैं, उन राज्यों के लोग पंजाब में जाते हैं, लुधियाना में जाते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। और इसी वजह से इस क्षेत्र की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा घनी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इस पूरे क्षेत्र में हमें ये घटना देखने को मिली है। तो क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर गैस रिसाव का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस गैस रिसाव का कारण क्या है, इस लीक का कारण क्या है। तो इस पूरी घटना की अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन कई जानकारों ने इस पूरी घटना को लेकर अपना संदेह जाहिर किया है। जानकारों का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में ये हो सकता है कि यहाँ पर जो तमाम सीवेज मौजूद हैं, उनमें से किसी एक सीवेज में कोई जो मैनहोल था, वो आंशिक रूप से खुला रह गया। मतलब उसमें उसमें बाहर गैस निकलने की जगह रह गई, जिसकी वजह से वहां पर जहरीली गैस का फैलाव हुआ। वो गैस आगे चलकर दुकानों, इसके अलावा जो घर हैं, वहां पर फैलने लगी और इस तरह से कई लोगों को इस गैस रिसाव की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस संबंध में जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। यानी कि उनके शवों का जो परीक्षण किया गया है, उस परीक्षण में भी ये बात सामने आई है कि इन तमाम लोगों की जो मौत हुई है, वो मौत मुख्य तौर पर इनहेलेशन पॉइजनिंग की वजह से हुई है। यानी कि एक ऐसी गैस में सांस लेने की वजह से हुई है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा जहरीली थी। तो जाहिर तौर पर यदि कोई व्यक्ति जहरीली गैस में सांस लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और यही कुछ हमें लुधियाना गैस रिसाव में भी देखने को मिला है। इसके अलावा उस संबंध में वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम वहां पर मौजूद है, उस टीम ने जब उस पूरे क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के आंकड़े प्राप्त किए, तो उन आंकड़ों से भी कुछ इसी तरह की बात सामने आई। उन आंकड़ों से पता चला कि जिस क्षेत्र में ये पूरी घटना देखने को मिली थी, उस पूरे क्षेत्र में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थी। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये गैस अपने आप में बहुत खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन्स मानी जाती है। तो ये गैस, सवाल ये उठता है कि आखिर ये गैस वहां पर आई कैसे। तो इसके लिए भी कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कि एक कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने मौजूद हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, तो ऐसे में उन फैक्ट्रियों में से किसी एक फैक्ट्री ने अपने वहां पर जो अम्लीय जल मौजूद था, जो कि अम्लीय अपशिष्ट मौजूद था, जो बहुत सारा वेस्ट पानी मौजूद था, उस पानी को नालों में बहा दिया। इसके बाद नालों में जो तमाम तरह के गैसेस मौजूद थी, जैसे मीथेन मौजूद थी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। तो जब उस पूरे अपशिष्ट ने प्रतिक्रिया की इन तमाम गैसेस के साथ, खासतौर पर मीथेन के साथ जब उसकी प्रक्रिया हुई, तो इस प्रक्रिया की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का निर्माण हुआ और आगे चलकर ये गैस, वहां पर इस गैस का रिसाव देखने को मिलता है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में जो सीवेज प्रणाली मौजूद है, उस प्रणाली की सफाई पिछले कुछ समय से ठीक ढंग से नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार गैस का एकत्रण जारी रहा,
लगातार गैस एकत्र होती रही और उसके बाद जब उस गैस में हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है अपशिष्ट जल के साथ, एक वेस्ट जल के साथ, जब उसका रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की वजह से एक गैस का निर्माण होता है और वो गैस आगे चलकर एक बड़ी तबाही को जन्म देती है। तो ये तो इस पूरी घटना के कारणों की बात हुई। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर न्यूरोटॉक्सिन क्या होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये शब्द हमारे पहले भी सामने आया था। न्यूरोटॉक्सिन्स की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिन्स एक तरह के जहरीले पदार्थ होते हैं। वो जहरीले पदार्थ जो प्रत्यक्ष तौर पर, जो डायरेक्टली किसी भी हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उस तंत्र को, न्यूरॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या फिर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है या फिर एक्सट्रीम तौर पर उन कोशिकाओं की मृत्यु भी हो सकती है इन न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से। अब ये जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के जो दूसरे हिस्से हैं उन हिस्सों तक मुख्य तौर पर संकेत प्रसारित करने के लिए, हमारे जो सिग्नल्स हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर काम करता है, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होती हैं ये न्यूरॉन्स। तो ऐसे में अगर ये न्यूरॉन्स ही प्रभावित हो जाएंगी तो हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा और कुछ ही समय में हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जाहिर तौर पर बहुत खतरनाक गैस होती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द और आता है, जिस शब्द का नाम है न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जब किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने से हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनकी सामान्य गतिविधि प्रभावित होती है, तो इस स्थिति को हम न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन्स की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन सी गैसें जो हैं वो न्यूरोटॉक्सिक गैस कहलाती हैं। तो इसमें बहुत सारी गैसों को शामिल किया जाता है, जैसे कि आप मीथेन को शामिल कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को शामिल कर सकते हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को शामिल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ गैसेज हैं, इस ग्रुप ऑफ गैस को हम न्यूरोटॉक्सिन गैस कहते हैं। इसमें से जो मीथेन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, इन दोनों गैसों में कोई भी गंध मौजूद नहीं होती है। यानी कि यदि आप उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर इस तरह की गैस है तो आपको कोई गंध नहीं आएगी, आपको कोई बदबू नहीं आएगी, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एक तीखी गंध छोड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सारी की सारी गैसें अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि वर्तमान समय में कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसको पता लगाने के लिए अभी वहां पर जांच जारी है, लगातार जांच की जा रही है और लगातार जो वहां पर आसपास के सीवेज हैं उन सीवेजेस के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, वहां से सैंपल लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की स्थिति को रोका कैसे जाए, कैसे इस तरह के रिसाव को रोकने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये जो पूरी घटना देखने को मिली है, ये घटना मुख्य तौर पर एक गैस के रिसाव की वजह से हुई है। और वो गैस कहाँ से आई? उस गैस का जन्म तब हुआ जब किसी कारखाने ने, किसी फैक्ट्री ने अपने अपशिष्ट को इन नालों में फेंका, इन सीवेजेस में डाला। तो ऐसे में सोल्यूशन यही होगा कि जिस अपशिष्ट जल को हम फैक्ट्रियों से नाले में डाल रहे हैं उस जल को पहले ट्रीट किया जाए, उस पानी को पहले उपचार किया जाए। उस पानी का उपचार कैसे होगा? तो इसके लिए हम रासायनिक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, यानी कि केमिकल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जहां पर एक ऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि एक हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस तरह की जो तमाम ऑक्सीडेंट हैं इनका उपयोग करके इनको गंदे पानी में मिलाकर उस पानी को ठीक किया जा सकता है और उसके बाद उस पानी को नालों में छोड़ा जाना चाहिए, ताकि यदि उसमें कोई जहरीली विशेषता मौजूद है, कोई कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, तो उस पूरी विशेषता को समाप्त किया जा सके, जिससे हम आगे चलकर इस तरह के गैस रिसाव को रोक सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जांच की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरी घटना के कारण क्या हैं। जब तक हम कारणों को पता नहीं लगाएंगे तब तक इस तरह की घटना को आगे चलकर रोकने में हम असमर्थ रहेंगे। तो इस घटना से सीखते हुए हमें कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए और कारणों को जानने के बाद उस संबंध में हमें उन कारणों को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर जो तमाम फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं उन फैक्ट्रियों को और बेहतर ढंग से रेगुलेट किया जा सकता है, फैक्ट्रियों में और बेहतर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो ये तो इस संबंध में निष्कर्ष की बात हुई। अब इससे जुड़े एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। हमारा सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से
कौन सी न्यूरोटॉक्सिक गैस नहीं है? स्पष्ट तौर पर गैस नहीं है की बात की जा रही है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन खबरों, जिन सवालों की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।